पढ़ लेता हूँ तब भी कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद कौन से टेल लगाऊं, कौन से इम्पोर्टेंट, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते, पूरी बुक पढ़ने का क्या फायदा भैया, कुछ तो बता दो। हेलो, अपनी यार बुक निकाल लीजिए। जो एनसीईआरटी की आपको बुक दी जाती है स्कूल से या आप बाहर से खरीदते हो, उसको निकाल लीजिए। एक पेंसिल ले लीजिए, अगर हो सके तो हाइलाइटर ले लेना, या कलर्ड पेन या पेंसिल कुछ भी ले लेना। तो आज यार इस टॉपिक को हम नेल करेंगे ना, एक एक चैप्टर में आपको ऐसे समझाऊंगा ना कि आप मान जाएंगे। ओके, तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जी हाँ, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए इस टॉपिक का कहने का क्या मतलब है कि यूरोप में जो नेशनलिज्म होती है, जो फीलिंग होती है नेशनलिज्म की, जब देशभक्ति की फीलिंग वो कैसे जागृत हुई। तो उससे पहले हम एक यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं, फिर इसका आंसर ढूंढेंगे नीचे वाली लाइन्स में, और उसमें मैं आपको समझाऊंगा भी कि हाउ वाज द हैब्सबर्ग एम्पायर पैच ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल इन यूरोप एक्सप्लेन। 2011 में पूछा गया। तो हैब्सबर्ग एम्पायर की केस स्टडी लेनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिड सेंचुरी तक नो नेशन स्टेट, कोई नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट कोई एक यूनाइटेड चीज नहीं होगा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो देखिए अब यार इधर से बोला गया है द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जांपल वॉज पेच ऑफ वर्क मैनी डिफरेंट रीजन। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ये इतना। तो अब देखिए जो आप पहला पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे कि इट इंक्लूडिंग द एल्पनाई रीजन, द ट्रोलियो एस्टूरियन रीजन एज वेल एज भोमिया वेयर द अरिस्टोक्रेसी वर प्रोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। तो देखिए इस इंक्लूडिंग बताया कि एल्पनाई रीजन में कौन से देश पड़ते थे या छोटे छोटे जो शहर पड़ते थे। तो उसमें देखिए एग्जांपल ऑस्ट्रिया पड़ता था, सुडेंटनलैंड पड़ता था, बोहेमिया पड़ता था। वे अरिस्टोक्रेसी मतलब होता अमीर लोग थे, बहुत ही प्रोडोमिनेंटली थे, मतलब डोमिनेट करते थे। वो कैसे थे? जर्मन बोलते थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। इट आल्सो इंक्लूड द इंटेलिजेंट स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ द लिम्बर। देखिए इंक्लूड वो व्हाट वी कॉल कि इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थे, प्रांत थे बहुत से। और ऊपर से ये कुछ मैंने बताया है कि इन हंगरी की हालत की क्या हाल, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगार वाइल अदर स्पोक वैरायटी ऑफ द डायलेक्ट। जो ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ओके, 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि जो हंगरी के लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे। तो आपको रखना है मैग्यार। जब भी कहता हूँ मैं, ये बहुत ही पढ़ना एनसीईआरटी जरूरी होती है। तो आपने पेन और पेंसिल निकाल लिए होंगे आई होप। तो इन ग्लेशिया अरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश बिसाइड 3 डोमिनेंट ग्रुप आर लिव्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर एंड मास ऑफ द पीपल लाइक। ये देखिए ये आपके दिए गए हैं देश। तो ये हमारी ग्लेशिया की कहानी थी, ये हंगरी की थी। ऊपर हमने बात की, तो ऊपर वाले का जो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा था उसका आंसर आपको इधर ही पॉइंट्स में लिख देना है। तो मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से डिफरेंसेस थे। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि जो यूरोप था उधर जो मिड 19 की बात करें या मिड 18th की बात करें, तो उधर पे जो पॉपुलेशन डिवाइडेड थी अरिस्टोक्रेसी मतलब लोग, पीजेंट मतलब फार्मर, न्यू मिडिल क्लास जो लोग नए आए थे, जो लोग नए फील्ड में उतरे थे, या वो बहुत ही लिबरल्स ख्याल के थे। ओके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे पीजेंट, फिर कहेंगे न्यू मिडिल क्लास। देखिए इसमें क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अरिस्टोक्रेसी से बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 मार्क का, 2 मार्क का। तो अरिस्टोक्रेसी पीजेंट ये आपको सब रट्टा मारना है एक तरीके से। तो सबसे पहले जानते हैं अरिस्टोक्रेसी क्या होता है। देखो अरिस्टोक्रेसी कौन थे यार? ह्यूज वेल्थ के, इन लोगों के पास बहुत ही वेल्थ था। देखिए समझ रहे हैं आप, बहुत वेल्थ वाले पीपल थे। तो मैंने चेहरा बता दी, बड़े खुश रहते थे। और ये डोमिनेंट क्लास थे ओके ऑन द कॉन्टिनेंट। ये देखो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, अमीर लोग बोल सकते हैं, बहुत ही डोमिनेंट है। ये पॉइंट समझ में आ गया पहला। ओके, अब दूसरा पॉइंट का है यूनाइटेड बाय द कॉमन वे दैट कट रीजनल डिवीजन। देखिए इसमें जो यूनाइटेड बाय कॉमन वे क्या होता है? कॉमन वे हो सकता है कि ये लोग शादी से जुड़ रहे हों, और क्या हो सकता है कि इनके जो कपड़े हैं वो सेम हो गया, पता है इनकी जो रिश्तेदारी सेम पड़ती है, रिलेशनशिप हो। और क्या लिखा? दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड आल्सो टाउन हाउस। देखिए मैं भी आपको बताता हूँ। ये जैसे ये आपका एक सिटी है,
देखिए जो कंट्री साइड ये होता, जो बाहर होता कंट्री साइड, उधर पे इनकी बहुत सारी लैंड थी, तो ये वास्तव में अमीर हो गए। तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तो चौथा पॉइंट है दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। देखिए डिप्लोमेसी का मतलब है एक अपना जो डोमिनेट करने के लिए, एक अपना मतलब कि झंडा गाड़ने के लिए डिप्लोमेसी की वो फ्रेंच बोलते थे। जैसे इंडिया में कहते हैं बोले इंग्लिश बोलते हैं डिप्लोमेसी के लिए। आई होप फोर्थ भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और पांचवा पॉइंट जो अरिस्टोक्रेसी के बारे में आपको लिखना है, दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। ये यार बहुत कम ग्रुप में थे, लेकिन क्या थे, रिच थे। देखिए मैं रिच ले रहा हूँ, ये आपको अपनी बुक में भी लिखना है कि ये कैसे थे, रिच थे। उसके बाद देखिए जो हमारा जो देखिए अरिस्टोक्रेसी, देखो हमने खत्म कर दिया। ओके, अरिस्टोक्रेसी देखो ये अरिस्टोक्रेसी था। ओके, तो अरिस्टोक्रेसी हमने खत्म कर दिया। उसके बाद अब मैंने जो एक वेट मुझे पेन निकालने दीजिए। देखिए पहला जो मैंने बताया था आपको अरिस्टोक्रेसी, और दूसरा बताया था पीजेंट्स। तो पीजेंट्स के बारे में इधर पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे तीसरा जो न्यू मिडिल क्लास था, न्यू मिडिल क्लास। तो पीजेंट्स के बारे में क्या था कि बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म द टीनेंट एंड स्मॉल ओनर्स वाइल इन ईस्टर्न एंड यूरोपियन पैटर्न ऑफ द लैंड वाज कैरेक्टर बाय द वेस्ट कल्टिवेटेड साल। देखिए तो देखिए जो अरिस्टोक्रेसी थे उनके अपोजिट जब पीजेंट थे, बहुत बल्क में थे, इनके पास पैसा कुछ नहीं था, अपोजिट आप मान लीजिए। और इनसे क्या जो फेमस चीज़ होती है सर्फ जैसे फार्मर का भी नाम होता है, कल्टिवेटेड की जाती थी। इसमें आप एक पॉइंट जोड़ सकते हैं कि दे आर मोर इन नंबर्स का पॉइंट जोड़ सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे न्यू मिडिल क्लास अगले पेज में। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट एनएमसी। देखिए यार उसके बाद हम यार इंडस्ट्रियल एनएमसी में जाते हैं। देखो एनएमसी, देखो मैं पहले से बता दूं, ऐसी क्लास होती है या ऐसे लोग होते हैं जो लोग यार नए ख्यालों के होते हैं। ओके, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कोई। देखिए इसमें और चीज़ है कि कमर्शियल क्लासेस के ये लोग होते हैं। गिव मी 1 मिनट, ये कमर्शियल क्लासेस के भी लोग होते हैं। देखिए ये कमर्शियल क्लासेस के भी लोग होते हैं। देखिए प्रोडक्शन, अब मैं आपको बताता हूँ कि एमएनसीज क्या होते हैं, कैसे पॉइंट लिखने हैं। तो मैं पहला जो एमएनसीज में देखिए जो आपको पॉइंट लिखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो जो इंडस्ट्रियलिस्ट था वो बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी बट इन फ्रांस पार्ट ऑफ द जर्मनी स्टेटेड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। देखिए तो इसमें बताया गया है कि जैसे जहां उद्योग होते, जैसे आपकी फैक्ट्रियां लगाई जाती, वो सबसे पहले इंग्लैंड से लगाई गई थी। जी हाँ, सबसे पहले इंग्लैंड से लगाई गई थी। उसके बाद जो फ्रांस और हमारे जर्मनी थे उसमें क्या हुआ था, उसमें 19th सेंचुरी में आया था। लेकिन उधर क्या था कि हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में आ गए थे, या मिड 18 में भी आप मान सकते हैं, आइडिया लेके चले। तो इंग्लैंड में पहले से आया, तो इसलिए एमएनसी थी जो एनएमसी थे, मतलब न्यू मिडिल क्लास थी, वो इमर्ज होना चालू कर दे, तो प्रोडक्शन मिल रहा है, उनमें वर्कर लगेंगे इसीलिए। तो अब हम दूसरी बात करते हैं कि इसको क्या क्या नाम दे। देखिए ये क्या होते हैं, देखिए इधर से पढ़िए, न्यू सोशल ग्रुप केम बिगिन ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड द मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियस। देखिए ये मैंने लिखे हैं, बिजनेसमैन थे ये लोग, प्रोफेशनल थे। ओके, तो ये चीजें आप कौन कौन लोग आते थे ये मैंने बताया, इंडस्ट्रियस आते थे, बिजनेसमैन आते थे, प्रोफेशनल्स आते थे। और इसमें बताया गया कि स्मॉलर इन नंबर टिल 9th एज, ये लोग कम नंबर में थे। कहाँ पे, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप पे, जो कि एनएमसी थे। कब तक, 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी तक। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास द आइडिया ऑफ द नेशन एबोलिश ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन। इनका जो यार मोटिव क्या था, देखो मैंने लिखा अभी था कि जो ये न्यू मिडिल क्लास थे वो ये कह रहे थे कि जो जन्म से ही हम लोगों को जो मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल लें कि किसी को देखो 20% कट ऑफ मिलती है IIT जी मेंस और नीट में, तो वो चीज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अगर एक तरीके से जोड़ा जाए तो वो प्रिविलेज है उनको बाय बर्थ SC और FT के लिए। अब हम यार पढ़ेंगे लिबरल का मतलब होता है फ्री, रट ले हो। लिबरल का मतलब क्या होता है, देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ, ये अपनी बुक में बताया फ्री। तो फ्री दो तरीके की फ्री होते हैं, पॉलिटिकल लिबरल होते हैं, इकोनॉमिक लिबरल। जब ये न्यू मिडिल क्लास वालों ने देखा कि लिबरल का, तो इंट्रोड्यूस कर दिया एनसीईआरटी वालों ने की। तो अब हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म क्या होता है, जो 1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसमें लिखा है टर्म लिबरल डेराइव फ्रॉम लैटिन रूट लिबर मीन्स फ्रीडम। देखिए जो ये वर्ड है वो लैटिन से आया, उसका मतलब क्या, फ्री, आजाद।
आजाद आजाद आजाद, ठीक। तो ये न्यू मिडिल क्लास के लिए क्या था, देखो जो न्यू मिडिल क्लास थे वो लिबरल के लिए क्या चाहते थे, पहले चाहते कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, कि अगर कहीं आप जा रहे हैं कोई पकड़ के आपको रोक के मारे या कुछ कर दे तो ऐसा कुछ नहीं, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, कि भाई अरिस्टोक्रेसी वालों को भी जेल होनी चाहिए और जो पीजेंट्री उनको भी। अब देखिए अब इधर से लिबरलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक पॉलिटिकल होता है, एक इकोनॉमिकल होता है। तो देखिए ये लिखा पॉलिटिकल, देख रहे हैं आप, ये लिखा पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल क्या होता है, जो पहला जो मैंने पॉलिटिकल की गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब कि वोट डाल के आपकी गवर्नमेंट चूज जाएगी या लोगों के द्वारा चूज करी जाएगी। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जो नहीं आपको प्रिविलेज दे दिए जाते कि आप जाइए, आप जाएंगे कोर्ट में तो आपसे फीस नहीं लगेगी, है। देखिए वैसी तरीके का क्लेरियल प्रिविलेज होता है, एक तरीके का ये भी प्रिविलेज होता है कि बाई वर्थ इनको फायदे होते तो उनको हटा दो, मतलब फायदे क्यों दे रहे हो ना। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे आपका जो लॉ बनाया गया था, जीएसटी बनाया गया था, ऐसे जो फ्रांस में ये जो लिबरल न्यू मिडिल क्लास ये चाह रहे थे कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बने और ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के थ्रू स्टार्ट हो। तो सबसे पहले देखिए जो न्यू मिडिल क्लास का जो क्या था, वो क्या चाहते थे, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, और दूसरा चाहते थे इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब देखिए अब लिबरलिज्म में जो पॉलिटिकल आता था ना, पॉलिटिकल देखिए पी से मैं लिख भी दे रहा हूँ, जो पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल के पॉइंट ये हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिए। ओके, देखो सफरेज का मतलब समझ लीजिए, सफरेज का मतलब समझ लीजिए द राइट टू वोट, मतलब कि आपको राइट टू वोट होगा, मतलब आप वोट दे सकते हैं। तो ये देखिए जो इतनी पूरी गाथा लिखी गई है ये पूरी, तो इसका सीधा से एक और पॉइंट बनता है जो डी या ई आप लिख सकते हैं ऊपर वाले का, कि नो वोटिंग राइट फॉर विदाउट प्रॉपर्टी। देखो जो फीमेल थी, जो महिला लोगों थे, उनको तो राइट्स दिए ही नहीं गए थे, उनको जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज आया था 1945 में, उसके बाद कह दिया कि सभी वुमेन्स दे सकती थी। लेकिन जो नो वोटिंग फॉर विदाउट, इसमें वुमेन्स को तो हटा ही दो। ओके, तो जिनके लोगों का प्रॉपर्टी नहीं होती, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, तो उनको वोट नहीं डालने देते थे। अब देखो इकोनॉमिक लिबरल समझो, लिबरल का मतलब होता फ्री और इकोनॉमिक लिबरल का मतलब होती कि इकोनॉमिक। तो ये लोग क्या चाहते थे, पहला ये चाहते थे जो इकोनॉमिक की फ्रीडम फॉर मार्केट, जैसे ये आप गई, आपका मार्केट, अगर आपने सामान बेचा और एक बंदा आया बोला चल टैक्स निकाल, मैं राजा के घर का हूँ, तो ले यार फ्रीडम फॉर मार्केट चला गया। तो इसी तरीके फ्रीडम फॉर मार्केट है। अब दूसरी जो मैं चीज बताने वाला हूँ, द एबोलिशन ऑफ द स्टेट एम्पावर रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये है, ये आपका देश है, आपने कहा चलो यार हम लोग बेचते हैं, चलो दूसरे कंट्री में जाके बेचते हैं सामान, आप इधर गए इधर वाले लो टैक्स ले रहे हैं, ऐसा टैक्स नहीं, बार बार के टैक्स ले रहे हैं। तो ये इकोनॉमिकली कैसा है, गलत है। तो आई होप ये एक और दूसरे पॉइंट आपको समझ में आ गए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखिए यही तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया, तो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस फिर करता हूँ कि व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन डिफरेंट कंट्री इन यूरोप, इट इज बेक ऑफ द न्यू ग्रुप कम इनटू द बीइंग एंड नोबल आइडिया गेन्ड प्रॉपर्टी। तो व्हेन डिड इंडस्ट्रियल बिगिन इन यूरोप, डिफरेंट कंट्री इन यूरोप, तो उसमें आपको बताना इंग्लैंड में कब शुरू हुआ, जर्मनी में कब हुआ, फ्रांस में कब हुआ, ऊपर बताया सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपका पूरा डिस्कस कर लिया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए जो इकोनॉमिकल, जो मैंने आपको नहीं बताया था कि इकोनॉमिक लिबरल, ओके, देखिए जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का जो लास्ट वाला पॉइंट था, तो आप वो भी इधर से लिख सकते हैं कि ईच ऑफ दीज पोज इट्स ऑन करेंसी एंड वेट ऑफ मेजर, कि देखिए ये देश है, ये देश है, ये देश है और ये देश है। तो यार ऐसा थोड़ी ना है, चलो यार करेंसी अलग मान सकते हैं, वेट मतलब 1 किलो का जो आप अगर देखेंगे कि एक कहीं फिक्स करके रख दिया है कि ये 1 kg है, लेकिन उधर कोई नहीं था, वो इधर इस वाली कंट्री में जाए वो आधा ही किलो 1 किलो कह रहे हैं, वो भाई साहब जो बेचने गया वो कंफ्यूज है। तो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये आपके लिखे गए हैं कि कैसे कस्टम बैरियर थे, कस्टम बैरियर भी आगे समझाऊंगा। जो जॉलबरीन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि देखिए यार जब मर्चेंट जाते थे, देखिए लिखा है मर्चेंट ट्रेवलिंग परमिटेड फॉर टू सेल हिज गुड्स टू थ्रू 18 बैरियर, एंड देखिए 11 कस्टम बैरियर लगते थे, मतलब ऐसे ऐसे जो ये मैंने ये गोले बनाए हैं ना, ऐसे 11 थे, उसमें सबको टैक्स देते हुए ये लोग जाते थे, और सबके कहते हैं वेट और मीजर कम था। कहीं देखिए मैं अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ बहुत बढ़िया। देखिए इतना जो कपड़ा है इसको 1 मीटर का ही मानते थे ये इस वाले देश में,
और कहीं पे इतना बड़ा 1 मीटर मानते थे, तो इसमें बहुत गड़बड़ी चीज होती थी। तो ये जो इली है ना, इली, अब जो कुछ पढ़ो यार प्रोनाउंसिएशन, तो ये यार जो अपने कपड़े होते हैं ना, लेंथ होती तो वो उसकी एक यूनिट थी। जैसे इधर सेंटीमीटर होती है तो कहीं पे इल्ली बोलते हैं, जैसे अपन लोग नहीं कहते कि 2 गज कपड़ा ले आओ ऐसा कुछ करके। ओके, तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जॉल्वरीन क्या होता है। सबसे बढ़िया पॉइंट जॉल्वरीन, देखिए जो आपने पढ़े थे 11 कस्टम बैरियर, ऐसे 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 चौकी मान लो यार अपनी देसी भाषा में। तो जॉल्वरीन क्या है, इसको 2016 में बहुत ही पूछा गया। तो जॉल्वरीन क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत ही जैकोबिन क्लब के द्वारा बनाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या आप इन 1834 डेट्स याद रखना हो या 2-3 बार पढ़ोगे अपने याद हो गई। तो इसमें लिखा है एक कस्टम यूनियन और जॉल्वरीन वाज फॉर्म इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया एंड ज्वाइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन। तो ये किसके द्वारा हुआ था, पर्सिया, और वो बाद में ज्वाइन कर लिया था जर्मन से स्टेट ने। तो ये क्या था, ये कस्टम यूनियन था। ओके, अब कस्टम यूनियन क्या होता है, कस्टम यूनियन ऐसा होता है जैसे आप पॉलिटिकल छोटा सा ग्रुप बना ले। अब भाई ये बताओ ये बनाया क्यों, वाई, ये क्यों बनाया, तो ये भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। ये इन्होंने बनाया, जो पहला पॉइंट था द यूनियन अबाउट ट्रैफिक बैरियर, जो आपके ये ना ये इधर टैक्स लेने वाले थे इनको हटा दिया इन लोगों ने, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज एंड फ्रॉम ओवर 30 to 30 करेंसी थी भाई, तो उसको 2 करेंसी कर दी, मतलब जो नोट्स नहीं आते यार 10-10 रुपए के। तो देखिए ये सब किसका है, इसका सॉल्यूशन है। ये सब जो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये सब प्रॉब्लम पहले हम एनसीईआरटी वालों ने गिनाई, तो इसका सॉल्यूशन इधर पे है। ओके, तो थर्ड वाला क्या है, रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। और जो देखिए रेलवे जो उसमें थोड़ा यार पुशअप दे दिया कि रेलवे से भी टैक्स नहीं लगेगा ऐसा कुछ। अब हम देखिए यार पढ़े कि न्यू कंजर्वेटिज्म क्या होता है। तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है, पुराने ख्यालों वाले, हाँ मान लो पुराने ख्यालों वाले। तो वो लोग ऐसे थे कि यार जो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे। देखिए बहुत से लोग हैं, अगर आपके दाएं बाएं भी मिल जाएंगे, वो सोसाइटी में चेंज नहीं लाना चाहते, कि चेंज नहीं, वो चेंज बियर ही नहीं कर सकते, मतलब उनको सह नहीं कि कोई ये कर दिया, अरे यार क्यों कर दिया। तो देखिए कंजर्वेटिज्म होते क्या, ये कौन से लोग होते, तो इधर लिखा है कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्ची हज, और इसमें आपको लिखा सोशल हायरार्ची प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लेम शुड बी प्रिजर्व। शुड बी प्रिजर्व ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये शुड बी प्रिजर्व का मतलब ये सब प्रिजर्व होने चाहिए। जैसे आपका मोनार्ची हुआ, चर्च हुआ, इन पे ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं थे। यही चीज़ इधर पे लिखा गया है कि ग्रेजुअली डेवलपमेंट चाहते थे, टू क्विक चेंज। ये नहीं कि एकदम चेंज कर दीजिए। तो ये चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करी गई। तो देखिए ये पुराने ख्यालों वाले थे, और आपने पिछले वाले में देखा है कि ये नेपोलियन ने बहुत सारे चेंज किए थे। तो ये बताइए बाद में, देखो ये मैंने लिखा ना बाद में, तो इनको बाद में क्या हुआ ना, तो बाद में इनको रियलाइज हुआ। देखो पहले तो ये पुराने ख्यालों वाले थे कि कुछ नहीं चेंज करो, बाद में इनको रियलाइज हुआ यार चलो नेपोलियन यार बढ़िया कर गया था। क्या कर गया था, मॉडर्नाइजेशन कर गया था। लेकिन ये पुराने ख्यालों वाले में तो इनको बाद में रियलाइज हुआ। क्या हुआ, बाद में रियलाइज हुआ। ओके, आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या क्या रियलाइज हुआ वो मैं भी लिखा कि पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग की, जो पावर थी इफेक्टिव कर दी, स्ट्रॉन्ग कर दी नेपोलियन ने। तो इनको बाद में रियलाइज हुआ एक मॉडर्न आर्मी भी होना जरूरी, ये इनको रियलाइज हुआ। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, जो आपकी ताकत है वो भी अच्छी। डायनेमिक इकोनॉमी, मतलब एक अपनी इकोनॉमी में अच्छा एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि कहीं वॉर हो जाए तो अच्छा खासा रुपये हो, तो ये सब हो सके। ओके, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म, जैसे यार जमींदारी प्रथा क्या क्या नहीं था, जमींदारी और नौकर बना लिए जाते थे, गुलाम बना लिए जाते थे वो। सर्वडम को स्ट्रेंथेंड ऑटोक्रेटिक मोनार्ची ऑफ द यूरोप, ये तो ये सब इनको कब रियलाइज हुआ, बाद में रियलाइज हुआ। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यार ये तो नेपोलियन थी। अब देखिए आपको मैंने पिछले जो वीडियो में बताया था कि नेपोलियन के प्लस पॉइंट और नेपोलियन के नेगेटिव प्लान, आई होप याद होंगे, आपने टिक भी लगा लिए होंगे अपने बुक में, जो पिछले वाले वीडियो था हमारा पार्ट 1। तो देखिए यार ये चेंज कर दिया, लेकिन कंजर्वेटिज्म बहुत खराब थे। उन्होंने कहा इस नेपोलियन का गेम ओवर करो। क्या करो, गेम ओवर करो। ओके, तो ये गेम ओवर, देखो गेम ओवर। अब सोचिए नेपोलियन का रहने क्या क्या, देखो इनको क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। देखिए तो 1815 का टाइम था कि जैसी बड़ी पावर, बहुत सी बड़ी पावर, जैसे ब्रिटेन हुआ, रशिया हुआ, प्रूसिया हुआ, ये कलेक्टिवली डिफीटेड, इन्होंने मिलकर डिफीट किया। ओके, किसको, नेपोलियन को। तो किसने ड्रैप किया, ब्रैप ने किया। अब ये क्या है, इसे बी से होता है ब्रिटेन, आर से होता है रशिया, ए से होता है ऑस्ट्रिया और पा से होता है पर्सिया।
तो ये हमारी ट्रिक है, इसको आप याद कर लेंगे तो इसका फायदा रहेगा आपको। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये चीज़ है। अब वो कहाँ गए मीट, ये भी वेना में एक नाम था, वेना में किसके लिए, ट्रीटी के लिए। देखो इन 4 ब्रेप ने मतलब इन 4 कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। उसके बाद ये एक 1 मार्कर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। तो क्या थे, और जो ये पूछा जाएगा कि देखिए ये लिखा व्हेन वाज द कांग्रेस ऑफ वेना हेल्ड, तो 1815, ये देखो 1815 हु होस्टेड, कौन किसने होस्टेड की थी या किसने ये पार्टी, मान लो यार नेपोलियन का गेम ओवर की पार्टी किसने करी थी, तो ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मटरनिच, रट लियो यार, निच 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 मटेरी निच। तो ये चीज आपको याद रहेगी आई होप। नेम द कंट्री विच मीटेड वेना, तो ये ब्रेप हो गया, ये आंसर आपको आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेपोलियन को हरा दिया, लेकिन उसके बाद चेंजेस क्या आए, देखिए चेंजेस क्या आए ड्यू टू वेना ट्रीटी 1815। तो क्या क्या चेंजेस आए वो देखिए। ये जो ऑस्ट्रियन चांसलर था कंटिन्यू लाइन है कि ड्यू द ट्रीटी ऑफ वेना ऑब्जेक्टेड एंड डूइंग द मोस्ट ऑफ, ये देखिए लिखा है। ओके, अब देखिए क्या क्या चेंजेस लाए और क्या क्या करेगा। देखिए द बर्बन डायनेस्टी वाज हैड बीन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिपब्लिक वर रिस्टोर्ड द पावर। जो बर्बन डायनेस्टी थी, आपने 9th में पढ़ा होगा, जो बर्बन किंग थे उनकी जो डायनेस्टी थी एक बार हटा दी गई थी, लेकिन वो एक बार फिर आ गई यूरोप में या फ्रांस में आप कह सकते हैं। तो द फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी एज एनएस अंडर नेपोलियन, और फ्रांस ने सारी टेरिटरी खो दी थी। अब देखो ये जो ब्रेप थे ना, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ब्रेप, इनको था डर कि यार एक बार नेशनलिज्म फिर ना आ जाए, हम बर्बाद हो जाएंगे, इतनी मेहनत की हम लोग 4 लोगों ने। तो इन्होंने क्या किया, ये 1 देख रहे हैं, ये 2 देख रहे हैं, ये 3 देख रहे हैं, 4 कंट्री को, जैसे ये फ्रांस है तो ये तरफ नॉर्थ, ऐसे ही तो होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो चारों तरफ। 1 मिनट और दीजिए मुझे। ओके, तो ये है हमारा फ्रांस, मान लीजिए आप फ्रांस मान लीजिए। तो ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो चारों तरफ इन्होंने अपने बंदे बैठा दिए। वही लिखा है कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड बैठाला गया कहाँ पे, नॉर्थ में। ठीक, उसके पास क्या क्या था, जिनोना और एडेड टू द पिडमोंट, उसको दे दिया गया। पर्सिया वाज गिवन टू टेरिटरीज वेस्टर्न, वेस्ट में पर्सिया को दे दिया गया। थर्ड क्या है कि इटली, नॉर्दर्न इटली, तो इटली ऑस्ट्रिया ले गया, कहाँ ले गया, नॉर्थ की तरफ बैठा दिया। ऐसी चौथा जो पॉइंट है वो साउथ की तरफ, पोलैंड वाले जो रसिया था ना, रसिया, उसको ये। तो ये देखिए आप पढ़ेंगे ना तो आप इधर लिख लेना कि नॉर्थ में किसको, इटली को दिया गया, कौन ले गया, ये सब आप डिस्कस करेंगे। ओके, ये आप लिख लेंगे, होमवर्क मान लीजिए। तो देखिए उसके बाद चेंजेस क्या कर दिए गए, ये आप देख रहे हैं ना, मास्क लगाए बैठे, ये कौन है, पेपर वाले, जो पेपर छापते हैं ना वो बैठे हैं। ओके, तो इधर से क्या कर दिया उन्होंने, ये आप देख सकते हैं। इधर उन्होंने क्या कर दिया, इधर उन्होंने कर दिया कि कोई अखबार में अंट संट नहीं छाप सकता, बस इतना ही आप समझ लो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए द रिवॉल्यूशनरी, ये बहुत ही टॉपिक आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा। द रिवॉल्यूशनरी मान लो आपके भगत सिंह, बहुत ही अच्छी तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह। देखो लिबरल नेशनलिज्म और अंडरग्राउंड लिखा था कि चले गए थे किसकी वजह से, नेपोलियन वाले। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग थे सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने फॉर्म कर दी। देखो इन्होंने क्या कर दी, देखो आप भगत सिंह मान लो, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म कर दी। और इनके बाप कौन थे, गुसेप्पी मजीनी। कौन मजीनी, गुसेप्पी मजीनी। ये कौन थे, ये इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। कौन थे, इटालियन के। देखो इटली एक वो होती है व्हाट वी कॉल कंट्री, उसके रिवॉल्यूशनरी थे, इटली के भगत सिंह थे। और गुस्से मजीनी क्या थे, गुस्से मजीनी बॉर्न इन गियोना इन 1815, ये जियोना कोई नाम होगा, उधर पे बॉर्न हुए थे। अब क्या लिखा है, ही बिकम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनिया। ओके, कि ये कार्बोनारी के सीक्रेट मेंबर सोसाइटी फॉर्म करी, अब ये मेंबर बने। देखिए जब ये 24 साल के थे यार, इनको यार जेल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया, क्योंकि जो लेगुरिया नाम की चीज थी उधर ये रिवोल्यूशन कर रहे थे, ये ऑब्जेक्शन कर रहे थे। भगत सिंह मान लो आप, भगत सिंह थे ये। ओके, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भगत सिंह की ना। ओके, तो अब उसके बाद क्या है, इनकी 2 सोसाइटी थी। कौन कौन सी थी भैया, यंग इटली इन मार्सलेस की, यंग इटली इनका नाम था, जैसे कि जय हिंद फौज ऐसे नाम नहीं थे। और उसके बाद दूसरा क्या था, यंग यूरोप इन बर्ने, कि इनके बर्ने में यंग यूरोप इन बर्ने। तो ये 2 इनकी सीक्रेट सोसाइटी थी जो आपको याद रखनी। ये आपके मजीनी के बारे में है। ये कौन थे, इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, और बॉर्न जियोना में हुए थे, लिगुरिया में ये जेल चले गए थे। अब इन्होंने क्या कहा था, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन
टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इनका मतलब क्या है कि ये देश हैं, ओके, इनका बंटवारा कर दिया गया। ध्यान से समझिए आप, इनका क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया है। तो इनका कहने का मतलब था कि ये इतने देश हैं, अगर ये एक देश बन जाए तो वो क्या था, गॉड की देन है, और वो क्या है, जो मानवता, जो मानव लोग हैं उनकी एक एकता है। तो गॉड हैड इंटेंडेड द नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। नेचुरल यूनिट की गॉड ने ऐसा कह दिया, इंटेंडेड कर दिया है। तो यार ये आपकी देखो कंट्री थी कि फॉलोइंग दिस हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी पर सेटअप, देखिए उन्होंने की तो जर्मनी में होगी, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, तो ये चीज हो गई। अब क्या हो गया यार, देखिए भगत सिंह को अपोज भी किया था बहुत से लोगों ने, या अंग्रेजों ने अपोज किया था, ये जो अंग्रेज से मिले थे उन्होंने। अब देखिए यार, एक यार ये बहुत यार बदतमीज आदमी है यार। अब बदतमीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है मुझे इसलिए। तो देखिए मेटरनिच नाम का एक बंदा था, उसने क्या कह दिया कि द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, कि जो हमारी गुसिपी, जो ये गुसिपी मजीनी है ना, ये बड़े ही सोशल ऑर्डर के कैसे डेंजरस इनेमी है। बताओ, इतनी बड़ी बात कह दी। तो ये यार वीडियो 25 से 30 मिनट का है, अपने दोस्तों की शेयर कर दिया, उनको भी ट्रिक बताओ कि कैसे मैं सिखाता हूँ। इसके लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, ओके। अभी मैं छोटा क्रिएटर हूँ, आप मेरा वीडियो फुल देख रहे हैं तो बहुत ही थैंक। और आप मेरे जीमेल आईडी है SJ प्रताप सिंह, आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आप बाई कॉल, बाई SMS, बाई व्हाट्सएप में सब पे बताने को तैयार हूँ। या आप टेलीग्राम अगर मेरा ज्वाइन कर लेंगे उस पर भी बता दूंगा। बाई कॉल, बाई ईमेल, बाई वीडियो कॉल में सब पे अवेलेबल हूँ, अगर मेरा आपने पूरा वीडियो देखा लास्ट तक, ओके। तो ये चीज़ें हम, तो ये चीज़ें देखिए, गुसिप्ती मजीनी वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, भगत सिंह बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।